गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विद्युत अपघटनी सेलों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने विद्युत रसायन की परिभाषा पढ़ी थी, फिर दो प्रकार के चालकों के हमने अंतर पढ़े थे, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। उनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। आज हम दो प्रकार के सेलों में जो एक फर्स्ट सेल हमारा है विद्युत अपघटनी सेल, दो सेल कौन से हो गए, एक तो विद्युत रासायनिक सेल और एक होते हैं विद्युत अपघटनी सेल। मैं दोनों में एक बार अंतर बता देता हूं आपको। देखिए, सेल का मतलब क्या है पहले आप समझिए। इस चैप्टर में हम दोनों प्रकार के सेलों के बारे में पढ़ेंगे। सेल का मतलब क्या है? सेल ऊर्जा के स्रोत होते हैं। सेल किसके स्रोत होते हैं? ऊर्जा के। और सेलों में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो आपसे कोई पूछे कि सेल ऊर्जा के स्रोत तो होते हैं, परंतु सेलों में ऐसा क्या होता है कि वो हमें एनर्जी देते हैं? सेलों में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सेलों में जो उपस्थित ऊर्जा है वो रेडॉक्स अभिक्रिया का परिणाम है। अब सेल दो प्रकार के हैं। सेल दो प्रकार के कौन से हो गए? एक तो हो गया विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल। ध्यान दीजिए आप, सेल दो प्रकार के इस चैप्टर में, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। ओके, देखिए विद्युत अपघटनी सेलों में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज होती है? रासायनिक ऊर्जा में। और विद्युत रासायनिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज होती है? विद्युत ऊर्जा। क्लियर है? तो एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। देखिए, हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत अपघटनी सेलों के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम चैप्टर के लास्ट में विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में। सेल का मतलब मैंने आपको बता दिया, सेल ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। सेल इस चैप्टर में दो प्रकार के हमारे पास, विद्युत अपघटनी सेल। देखिए, विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज होगी? रासायनिक ऊर्जा में। इसका मतलब क्या हुआ? इन सेलों में आप क्या प्रवाहित करेंगे? धारा। आप धारा प्रवाहित करेंगे। आपको कौन सी एनर्जी मिलेगी? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा मिलने का मतलब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। आपको क्या मिलेगा? कोई पदार्थ मिलेगा। आप धारा प्रवाहित करेंगे, आपको पदार्थ मिलेगा। वो तो क्या हुआ कि विद्युत ऊर्जा आप प्रवाहित करेंगे, हमें क्या मिलेगा? पदार्थ। मतलब क्या प्राप्त होगी? रासायनिक ऊर्जा। इनको तो क्या कहा गया है? विद्युत अपघटनी सेल। देखिए, विद्युत अपघटनी सेलों में जो क्रिया होती है वो क्रिया ही क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन। क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन। ठीक है। अब विद्युत अपघटन की क्रिया होती है किसमें? इन सेलों में। ये विद्युत अपघटनी सेल मतलब जो कौन सी क्रिया है? विद्युत अपघटन की। जिस पात्र में होती है वो पात्र क्या कहलाता है? वोल्टामीटर। वो पात्र क्या कहलाता है? वोल्टामीटर। इसका जस्ट अपोजिट इसमें है विद्युत रासायनिक सेल। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, मतलब किसको हम लिखेंगे? किसको? पदार्थ को। रासायनिक ऊर्जा को मतलब पदार्थ को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। मतलब पदार्थ से क्या मिलेगी? हमें धारा मिलेगी। तो एक दूसरे का उल्टा हो गया। कैसे? इन सेलों में हम धारा प्रवाहित करेंगे, हमें कोई पदार्थ मिलेगा। विद्युत रासायनिक सेलों में हम पदार्थ यूज करेंगे, हमें धारा मिलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल दे लीजिए आप। जैसे
मैं नमक को NaCl को किसमें घोलूं? जल में, और मैं धारा प्रवाहित करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा, क्लोरीन गैस उत्सर्जित होगी। क्लियर है? तो मैंने नमक के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की तो मुझे सोडियम मिला, मतलब धारा प्रवाहित करने से मुझे क्या मिला? पदार्थ, क्या? सोडियम। इसमें इसका विपरीत है, इसमें क्या है? आप क्या यूज करेंगे? पदार्थ, आपको क्या मिलेगी? विद्युत धारा। वो कैसे? पदार्थ का मतलब क्या हुआ? आपने वो सेल देखे हैं, शुष्क सेल, बैटरी नाम सुना होगा आपने, शुष्क सेल, बैटरी। जैसे अपन टॉर्च में जो सेल डालते हैं, घड़ी में जो सेल डालते हैं, वो उन सेलों में पहले से क्या भरा हुआ आता है? पदार्थ। ठीक है, वो पदार्थ कौन सी एनर्जी कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा। फिर हम उस पदार्थ से क्या प्राप्त करते हैं? विद्युत ऊर्जा। क्लियर है? तो हम पदार्थ से क्या प्राप्त करते हैं? विद्युत ऊर्जा। तो दो प्रकार के सेल हो गए हैं, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। क्लियर है? विद्युत अपघटनी सेलों में हम धारा प्रवाहित करेंगे, हमें पदार्थ मिलेगा, रासायनिक ऊर्जा मिलेगी। विद्युत रासायनिक सेलों में हम पदार्थ यूज करेंगे, हमें धारा मिलेगी। क्लियर है? इसके बाद अब हम स्पेशली सिर्फ किसकी बात करेंगे? एक बार विद्युत अपघटनी सेलों, विद्युत अपघटनी सेलों की बात करें। देखिए, विद्युत अपघटनी सेलों में विद्युत अपघटनी सेलों में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा हम प्रवाहित करेंगे बैटरी की सहायता से, हमें रासायनिक ऊर्जा मिलेगी, मतलब पदार्थ मिलेगा। जिस पात्र में हम धारा प्रवाहित करके पदार्थ प्राप्त करेंगे वो पात्र क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटनी सेल, या उसका एक नाम और भी है जिसको क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। और इस क्रिया को क्या कहेंगे? इस क्रिया को कहेंगे विद्युत अपघटन। कौन सी क्रिया को? जिस क्रिया द्वारा हमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। क्लियर है? तो विद्युत अपघटनी सेलों में कौन सी क्रिया होती है? विद्युत अपघटन क्रिया होती है। और विद्युत अपघटनी सेलों में जो क्रिया होती है विद्युत अपघटन की, वो जिस पात्र में होती है, मतलब जो सेल होता है, मैं उसी को भी कह सकता हूं, उसे क्या कहेंगे अपन? वोल्टामीटर। ओके, तो हमें इन सेलों में क्या करना है? हमें धारा प्रवाहित करनी है बैटरी की सहायता से। हमें क्या मिलेगा? रासायनिक ऊर्जा मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? पदार्थ मिलेगा। ओके, हम एक सेल लेकर चलते हैं इसमें। विद्युत अपघटनी सेल अपन एक पर्टिकुलर लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे? एक पात्र लेंगे, एक पात्र में, ये एक पात्र है जिसकी ये बाहरी दीवार है, जिसकी ये क्या है? बाहरी दीवार। इस पात्र में प्लेटिनम की दो छड़ें हैं, दो प्लेटिनम की क्या डाल दी मैंने? छड़ें डाल दी हैं। दो प्लेटिनम की छड़ें हैं। ये दो प्लेटिनम की छड़ें हैं जिनको मैंने तार द्वारा बैटरी से जोड़ा है। इनको मैंने तार द्वारा किससे जोड़ा है? बैटरी से। बैटरी का पॉजिटिव एंड जिस छड़ से जुड़ा हुआ है मैं उसे एनोड कहूंगा। तो ये किसका काम करेगी? छड़, ये काम करेगी एनोड का। बैटरी का जो ऋणात्मक सिरा जिस छड़ से जुड़ा हुआ है
वो किसका काम करेगी? कैथोड का काम करेगी। वो छड़ किसका काम करेगी? कैथोड का काम करेगी। ये बैटरी था, हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं किसकी सहायता से? बैटरी की सहायता से। तो हम जब धारा प्रवाहित करेंगे तो बैटरी का पॉजिटिव एंड जिस छड़ से जुड़ा हुआ है वो एनोड, नेगेटिव एंड जिस छड़ से जुड़ा हुआ है वो कैथोड। इसमें हमने पदार्थ क्या लिया है? हमने इसमें लिया है NaCl। हमने इसमें NaCl का जलीय विलयन लिया है। विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या लिया है हमने इसमें? NaCl। जैसे हम इसमें NaCl डालेंगे, इसमें लिया गया मैंने NaCl का जलीय विलयन। क्या लिया हमने? NaCl का जलीय विलयन। और ये जो है वो दो क्या थी? छड़ें किसकी? प्लेटिनम की। ये दो छड़ें थी जो किसकी थी? प्लेटिनम की छड़ थी आपके पास। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख सके छड़। ये इस विद्युत अपघटनी सेल की बनावट कह सकता हूं मैं। कैसे? देखिए, पात्र का एक नाम और भी मैं लिखूंगा यहां पर। क्या लिखूंगा? वोल्टामीटर। क्या लिखूंगा इसको? वोल्टामीटर। इस पात्र में NaCl का जलीय विलयन मिला हुआ है। जैसे आप धारा प्रवाहित करेंगे NaCl के टुकड़े हो जाएंगे साहब। किसमें? Na+ और Cl- होंगे कि नहीं होंगे? प्लेटिनम की दो छड़ थी, बैटरी की सहायता से मैंने प्लेटिनम की छड़ों को जोड़ दिया, इसमें धारा प्रवाहित करूंगा। धारा प्रवाहित जब करूंगा तो NaCl का वियोजन होगा, Na+ बनेगा, Cl- बनेगा। इसमें चूंकि जल भी पड़ा है तो जल का भी आयनन होगा। तो क्या क्या भी बनेंगे इसमें? H+ भी बनेगा और OH- भी बनेगा। कोई दिक्कत है क्या? जितने पदार्थ है सभी का वियोजन होगा इसमें। तो चार प्रकार के इसमें आयन हो गए, OH-, Na+, Cl- और H+। अब ये बात आती है कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो कौन से आयन किस छड़ पर चलेंगे? क्यों आपको पता है, जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो विपरीत आवेशित आयन, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे? गति करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे इस आयन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये धारा प्रवाहित करते इसमें कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ चलेगा? जो एंड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? हमारे पास कुल कितने आयन हैं? चार आयन है, दो छड़ें हैं। ये छड़ किसकी है? प्लस की। और ये छड़ किसकी है? माइनस की। चार आयन है, अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे, धारा प्रवाहित की जाएगी तब। तो देखिए, प्लस की तरफ तो कौन चलेगा? एक तो Cl- चलेगा और एक OH- चलेगा। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जिस छड़ पर होता है वो एनोड कहलाती है, अपचयन जिस छड़ पर होता है वो कैथोड कहलाती है। तो साहब पॉजिटिव वाले एंड पर कौन कौन से आयन जाएंगे? क्लोराइड भी जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन भी जाएगा। किसका ऑक्सीकरण होगा? ध्यान से सुनिए आप। आयन तो दो चलेंगे, कौन कौन से आयन जाएंगे? क्लोराइड आयन भी जाएगा क्योंकि ये माइनस का है तो पॉजिटिव वाली छड़ पर जाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन भी इस छड़ पर जाएगा। तो ये इस एनोड वाली छड़ पर जाकर के ऑक्सीकृत होंगे, मतलब इनका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। अब आयन कितने जा रहे हैं छड़ पर? दो। किस आयन का ऑक्सीकरण होगा? ये कंपटीशन हो गया दोनों में। तो यह बात इनके ऑक्सीकरण विभव पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऑक्सीकरण विभव पर। तो यहां पता है कौन जाएगा? एनोड पर। एनोड पर क्या होगा आपको पता है? ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा क्लोराइड का। Cl- इसमें से
इलेक्ट्रॉन चलेंगे साहब, बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन, Cl बन गया, एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, बाहर। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण। एक क्लोराइड है, एक क्लोरीन है, यदि कितने क्लोरीन लूं मैं, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, 2, और ये क्या बन जाएगा, Cl2। तो एनोड पर तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, क्लोरीन गैस। कब, जब हम NaCl का जलीय विलयन लेंगे तो एनोड पर क्लोरीन गैस उत्सर्जित होगी। ओके, बात करें हम किसकी, कैथोड की। बात किसकी करें हम, कैथोड की। बात किसकी करें हम इसमें, कैथोड की। तो देखिए जब कैथोड की बात करेंगे हम, तो कैथोड पर भी कौन से आयन जाएंगे, 2 आयन। कैथोड पर कैसा चार्ज है, माइनस का, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर कौन से आयन जाएंगे, एक तो हाइड्रोजन आयन गति करेगा इसकी तरफ, एक सोडियम जाएगा इस पर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए कैथोड पर किसका अपचयन होगा, यह किस बात पर निर्भर करेगा, इन आयनों के अपचयन विभव पर। किस पर निर्भर करेगा, इन आयनों के अपचयन विभव पर निर्भर करेगा। तो इस हिसाब से कैथोड पर किसका अपचयन होगा, हाइड्रोजन। एनोड से कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे, 2, वो 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं, 2, जो कहां से उत्सर्जित हुए थे, एनोड से निकले थे। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2। ये दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और यहां से कौन सी गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जब आप NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करके अपघटन करवाते हैं, तो उनकी आयन बनते हैं, 4 आयन बन जाते हैं। जल के भी आयन बन गए, 2 NaCl के बन गए। उनमें कंपटीशन होगा, किस आयन का ऑक्सीजन होगा, किस आयन का अपचयन होगा। यह किस बात पर निर्भर करेगा कि ऑक्सीजन विभव कितना है और अपचयन विभव कितना है, किसका कितना ज्यादा। तो ये मैंने पहले कंडीशन में NaCl का जलीय विलयन लिया था। जब NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। परंतु ध्यान दीजिए आप, यदि मैं NaCl के जलीय विलयन को नहीं लेकर सिर्फ NaCl ले, सिर्फ क्या ले, NaCl, और फिर धारा प्रवाहित करूं, ऐसे NaCl को मैं क्या कहूंगा, गलित NaCl, गलित NaCl। उस समय कंडीशन इससे क्या होगी, डिफरेंट। क्या कंडीशन होगी, देखिए मान लीजिए आपने क्या लिया है, डिफरेंट कंडीशन कैसे होगी, आप यदि लेते गलित NaCl, क्या लेते आप, गलित NaCl। NaCl का जलीय आपने नहीं लिया, मान लीजिए आपने नहीं लिया, तो उस समय क्या होगा, जब आप यहां सिर्फ NaCl लेंगे तो इसमें 2 ही आयन रहेंगे, Na+Cl-, जल तो रहेगा नहीं। फिर आप उसी तरह बैटरी की सहायता से क्या प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो देखिए आयन 2 बढ़ जाएंगे जब आप NaCl लेंगे, एक आयन तो क्या बढ़ जाएगा, Na+, और एक क्या बन जाएगा, Cl-। जैसे धारा प्रवाहित करेंगे इनका वियोजन होगा, ये अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे, गति करेंगे। बताइए कौन कहां जाएगा, एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर जाएगा क्लोराइड। एनोड कैसा है, पॉजिटिव एंड है तो माइनस आयन जाएगा उस पर। उसी तरह 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किस में चेंज हो जाएंगे, क्लोरीन गैस में। तो एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। ओके, फिर इसी तरह तो यहां तो सेम है कि आप NaCl का जलीय विलयन लो चाहे गलित NaCl लो, एनोड पर हमेशा और हमेशा क्लोरीन गैस ही उत्सर्जित होगी। परंतु यहां देखिए, जब आपने NaCl का जलीय विलयन लिया था, जब आपने NaCl का क्या लिया था, जलीय विलयन लिया था, उस समय
कैथोड पर क्या उत्सर्जित हो रही थी? हाइड्रोजन गैस। क्यों? कैथोड पर कौन जा रहा था? हाइड्रोजन आयन। अब कैथोड पर जाने वाला आयन कौन है? सोडियम, क्योंकि जल तो है ही नहीं। तो कैथोड पर कौन जाएगा? हाइड्रोजन आयन की जगह कौन जाएगा? सोडियम आयन। ठीक है, 2 सोडियम आयन ले लीजिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज हुए थे। ले लीजिए, आपके पास 2 सोडियम आयन प्राप्त हो जाएंगे। देखिए ये क्या मिल गया आपको? पदार्थ मिल गया। तो कैथोड पर, कैथोड वाली प्लेट पर क्या जमा हो जाएगा? सोडियम जमा हो जाएगा। इस तरह, जैसे ये छड़ है मान लीजिए कैथोड की, तो यहाँ क्या जमा हो जाएगा? कैथोड पर सोडियम जमा हो जाएगा। तो डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। मैं वापस से आपको रिवाइज कर रहा हूं। जब आप NaCl का जलीय विलयन लेंगे, विद्युत अपघटन करवाएंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जब आप NaCl के जलीय विलयन के स्थान पर गलित NaCl लेंगे, जल नहीं लेंगे, तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर आपको सोडियम मिलेगा, सोडियम जमा होगा। ओके, ये था हमारा विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर है? देखिए हमने इस सेल को पढ़ा है और हमने ये कहा है कि जब हम इन सेलों में धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें पदार्थ प्राप्त होता है। जिसे प्राप्त हुआ है सोडियम पदार्थ प्राप्त हुआ है, पदार्थ प्राप्त हुआ है। लेकिन यह नहीं मालूम कि हमने जब धारा प्रवाहित की तो कितना पदार्थ आकर के एनोड या कैथोड पर जमा होता है। मतलब पदार्थ तो जमा हो गया, पर कितना पदार्थ जमा होता है इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए इन सब के लिए, किन सब के लिए, कि जब आप विद्युत अपघटन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत अपघटन होता है, तो कितना पदार्थ इन छड़ों पर जमा होता है उसकी मात्रात्मक व्याख्या। मात्रात्मक व्याख्या का मतलब क्या हुआ? कि कितनी पदार्थ जमा हुआ, यह काउंट हम जिन नियमों की सहायता से करते हैं। वो नियम किसने दिए थे? फैराडे ने, जिनको हम फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। देखिए डिस्कस करते हैं उनको। तो मैं सीधे तौर पर क्या कह सकता हूं कि विद्युत अपघटन की क्रिया में, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर, इलेक्ट्रोडों का मतलब क्या होता है? छड़ों पर। इलेक्ट्रोड बोलो चाहे छड़ बोलो, चाहे आप क्या बोलो एनोड तथा क्या बोलो कैथोड बोलो। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित, निक्षेपित का मतलब क्या हुआ? जमा, एकत्रित। निक्षेपित का मतलब एकत्रित या जमा। विद्युत अपघटन की क्रिया में विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें हम फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट रूल है इसमें, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। आपसे कोई ये पूछे कि फैराडे ने जो नियम दिए थे वो किस लिए दिए थे? फैराडे ने जो हमें नियम दिए थे वो किस लिए दिए थे? फैराडे ने नियम दिए थे कि विद्युत अपघटनी सेलों में जब आप धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन से एनोड या कैथोड पर पदार्थ जमा होते हैं और वो पदार्थ की मात्रा कितनी है ये बताने के लिए फैराडे ने हमें नियम दिए। तो पहला रूल क्या है हमारे पास? पहला रूल हमारे पास है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। देखिए रूल्स क्या है। इस नियम के अनुसार क्या है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर
निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, मात्रा को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, m से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मतलब छड़ पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या, m। प्रवाहित आवेश, आवेश को मैंने क्या लिखा है, q। प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ये फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम था आपके पास कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा है वो कितना पदार्थ जमा होगा, ये बात किस पर डिपेंड करेगी, आपने कितना आवेश प्रवाहित किया है, कितनी आपने धारा प्रवाहित की है। मैंने जो नियम लिखा है उस मात्रा को किससे संबंधित किया है, आवेश से। मैं आवेश को धारा में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो यही संबंध आवेश धारा और किसके, पदार्थ की मात्रा के मध्य हो जाएगा। तो नियम आपको ये याद रखना है कि पहला नियम हमें ये कह रहा है कि किसी छड़ पर कितना पदार्थ जमा होगा, यह बात किस पर डिपेंड करेगी कि आपने कितना आवेश प्रवाहित किया है विद्युत धारा के थ्रू। तो मैं इस संबंध को ऐसे लिख सकता हूं, m समानुपाती q, m समानुपाती q। m क्या है, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, q क्या है, आपके द्वारा विद्युत धारा के थ्रू प्रवाहित किया गया आवेश। m समानुपाती q, समानुपाती का क्या हटाएंगे हम, साइन हटाएंगे, एक नियतांक आएगा W, नियतांक क्या आएगा W Q। यहां W क्या है, समानुपाती नियतांक है जिसका एक नाम भी होता है साहब, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं इसको, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको W एक नियतांक है, इसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। आपको पता है कि चूंकि Q बराबर क्या होता है, I गुणा T, पढ़ा है आपने। आवेश जो है वो धारा गुणा समय का गुणनफल होता है। तो Q बराबर चूंकि IT होता है, तो मैं ये मान रख दूं इस समीकरण में, तो क्या समीकरण आ जाएगी, m बराबर WIT। W क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I धारा है, T समय है और m पदार्थ की जमा होने वाली मात्रा है। तो एक संबंध तो आपके पास ये भी है, m बराबर WQ, और एक संबंध क्या है, m बराबर WIT। यदि देखिए इसमें सब चीजें कन्फर्म है, आपको परिभाषा चाहिए किसकी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्यों परिभाषा चाहिए, क्योंकि m तो क्या है, जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा, I प्रवाहित धारा है, T प्रवाहित होने वाला धारा का समय है, तो W क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। उसके आपसे कोई परिभाषा पूछ ले तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि यदि ये समीकरण है, मान लीजिए समीकरण नंबर कितना है 1, यदि मैं ऐसा रख दूं, यदि मैं I बराबर क्या रख दूं 1 एम्पियर, मैंने धारा कितनी प्रवाहित की 1 एम्पियर, T मैंने क्या रख दिया 1 सेकंड, मैंने 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की, तो पता है छड़ पर जितना भी क्या जमा होगा पदार्थ, वो पदार्थ ही क्या कहलाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्यों, यदि I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकंड हो तो m बराबर क्या आ गया, W आ गया, m बराबर क्या आ गया W। क्लियर है, m बराबर W का मतलब क्या हुआ कि पदार्थ की मात्रा ही उस पदार्थ का क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। लेकिन कब, ये दोनों बराबर है, लेकिन कब बराबर है, जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो जितना पदार्थ जमा होता है उस छड़ पर, वो पदार्थ ही उस पदार्थ का क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ओके, तो यहां से हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक की क्या दे सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की यदि अपन बात करें, इसके मात्रक की बात करें, तो इसी सूत्र से इसका मात्रक निकाल सकते हैं, W बराबर MIT।
एम क्या है, पदार्थ की मात्रा जिसको मैं ग्राम में व्यक्त कर सकता हूं। आई क्या है, धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर इनवर्स ऊपर चला गया। टी का मात्रक सेकंड होता है, ये भी इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये किसका मात्रक हो गया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का क्या हो गया, मात्रक। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम विद्युत अपवर्तन के नियमों में सेकंड नियम पढ़ेंगे जो फैराडे के द्वारा दिया गया था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।